Morning and property. Hello. Yeah, is I'm on. Hello. Hello, good Hello? morning, ma'am. Yes, ma'am, audible. Okay, thank you. So we was in last classes we was discussing about the विरेचन थेरेपीज. विरेचन के इंडिकेशंस क्या हैं, कौन कौन से उसमें विरेचन को हम दे सकते हैं. सो आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन. लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रीफिंग किया था. एनीबडी टेल मी कि विरेचन देने से पहले किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और कैसे हमने विरेचन को प्लान करना है. जो पार्टिसिपेंट लास्ट क्लास में ज्वाइन थे, कोई मुझे बताएगा किस तरह से विरेचन को प्लान करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग गिविंग द विरेचन. So nobody want to explain. Nobody want to. कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है जाए नाम देखो. प्रियंका, लास्ट क्लास आपने ली विरेचन की. प्रियंका, you was present in the last class. No problem. I think we to explain the chapter, and next we will ask from the each student जो भी टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं उन टॉपिक्स के बारे में वी आर कंडक्टिंग ए ग्रुप डिस्कशन. नेक्स्ट क्लास यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द सम टॉपिक्स लाइक वमन, विरेचन, जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने रिकवर किया है. ठीक है. तो कम टू द विरेचन बेनिफिट्स. देखिए, जब भी आप पेशेंट को विरेचन देते हैं तो इट कैन बी विरेचन का जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम पेशेंट को आपने स्नेहपान करवाया, अभ्यंगम स्टीम देने के बाद जब आप उसको लेक्सेटिव देते हैं तो लेक्सेटिव में हमें 3 तरह की शुद्धि को देखना है. उत्तम शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है, अवर शुद्धि हुई है. अवर शुद्धि मतलब कि उसको बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टूल जो है वो पास हुआ है. इसमें यू हैव टू सी द सक्सेसफुल विरेचन के बाद क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन में इंप्रूवमेंट आएगा. पेशेंट का एपेटाइट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. एब्डोमिनल ब्लॉटिंग रहेगी, पेट में उसकी इन्फ्लेमेशन और ब्लॉटिंग आ जाएगी. हैवीनेस जो भी हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही थी, वो डिसअपियर हो जाएगा. बिकॉज विरेचन के बाद क्या है कि अगर पेशेंट को 7 to 8 बार लूज मोशन हुआ है तो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑल द दोषास. जितने भी दोषास हमारी बॉडी में कम्युलेटेड हुए होते हैं उन दोषास को ये एक्सपेल कर देता है. ठीक है. सो जो बेनिफिट आपको आता है जीआईटी ट्रैक में आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जितना भी पेशेंट्स को अगर उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है या पेशेंट को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, समटाइम्स यू कैन सी द पेशेंट इज हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, तो वो सब चीजें पेशेंट की रिकवर हो जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है माइंड फ्री, काम एंड क्लियर. पेशेंट का जो माइंड है वो काम हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसकी डिजीज फ्री माइंड हो जाएगा, रिलैक्स माइंड हो जाएगा. स्किन की इन्फ्लामेशन क्लियर हो जाएगी एंड द बॉडी फील्स क्लीन. बॉडी की जो इंटरनल क्लींजिंग है वो होना शुरू हो जाएगी एंड द पेशेंट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड द वाइटल. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी द विरेचन थेरेपी प्रमोट मेटाबॉलिज्म. जैसे जैसे विरेचन हम पेशेंट को देते हैं 4 to 5 बार मोशन होने के बाद उसका डाइजेशन की प्रॉब्लम इंप्रूव होती है तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंप्रूव होता है और साइमल्टेनियसली डाइजेस्टिव फायर ऑफ द टिश्यूज. धात्वाग्नि की बात करते हैं यहाँ पे. द वर्ड इज द धात्वाग्नि. धात्वाग्नि जो हमारी बॉडी की अग्नि होती है, जाठरा अग्नि. जाठराग्नि के बाद जितनी भी हमारी धातु नरिश होती है, रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा,
So these सब्स्टिट्यूटरी धातु, जैसे अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो जो भी आप खाओगे वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। उसके डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट आपका बॉडी का जो पार्ट रहेगा उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर पेशेंट को किसी भी तरह की एंजाइटी हो रही है या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है या उसको एब्डोमेन में कहीं कहीं पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है और पेशेंट की हिस्ट्री आ रही है, उसको नोजिया है या उसकी जाठरा अग्नि जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो विरेचन हो जाता है। अब विरेचन थेरेपी प्रमोट करती है मेटाबॉलिज्म को और ये स्टिमुलेट करती है डाइजेस्टिव फायर को ऑल धातु में। अब धातु अग्नि स्टिमुलेट करती है क्लींस वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्लींजिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट यू से द विरेचन बेनिफिट्स। विरेचन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? विरेचन में सबसे पहले इट इज द एक्सीलेंट ऑफ ऑल द पित्ता रिलेटेड जितने भी हमारे स्किन की डिजीज, फर्स्ट डिजीज मेंशन दैट द एक्ने। एक्ने इज अ वेरी कॉमन ड्यू टू पित्त एग्रीवेशन की वजह से पूरे ही फेस पे पिंपल्स जो है वो निकल आते हैं, या किसी पेशेंट को डर्मेटाइटिस हो रहा है, एक्सेसिव इचिंग हो रही है, सोरियासिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशंस है, वहां पे इचिंग होने की वजह से रेडनेस और वाइट क्लियरिंग हो रही है, एक्जिमा हो रहा है उस पेशेंट को, लेप्रोसी हो गई है, ल्यूकोडर्मा है। तो ल्यूकोडर्मा में वाइट कलर के पैचेस ना मल्टीपल लीजन्स में आते हैं। नेक्स्ट इज हाइपर एसिडिटी, पेशेंट को एसिडिटी लग सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, कोलाइटिस हो सकता है, अर्टिकेरिया रैशेज आ सकते हैं, हेमोरॉइड्स हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन एंड एलर्जीज। सो ऑल दीज आर द कंडीशन। हाइपर एसिडिटी हो सकता है, कोलाइटिस है, अर्टिकेरिया हो या हेमोरॉइड्स, मल्टीपल पाइल मास जनरेट हो सकते हैं। सो इट ऑल्सो रिड्यूस एक्सेसिव बॉडी हीट। क्या होता है कि जितना हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट पैदा हो रही है ये भी एक्सपेल करता है, क्योंकि जब आप विरेचन देते हो तो उससे जितनी भी पेशेंट की बॉडी में डिफरेंट दोषास में डिस्टरबेंस हो रही है वो एक्सपेल होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डीप क्लींजिंग ऑफ द ब्लड करता है, लीवर एंड बाइल का, प्रमोट करता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपका माइंड भी अपसेट रहता है, यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प द थिंग्स। आपका जो इंडाइजेशन की वजह से या लूज दिस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो माइंड को सिग्नल्स मिलने चाहिए दैट शुड नॉट बी गोज टू द प्रॉपरली एंड पेशेंट शुड नॉट बी कंफर्टेबल। सो इन दैट कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आता है, लीवर के फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आता है। ये लीवर जो हमारा गॉल ब्लैडर है, सेक्रेट द बाइल, तो बाइल के सिक्रीशंस को भी ये क्लियर करता है। इससे शार्पनेस ऑफ द ऑर्गन्स में किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि दोषास के कॉम्बिनेशन होने की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे ही आपका विरेचन अच्छे से हो जाता है तो उससे जितने भी दोषास आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं वो उसकी क्लींजिंग होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट करता है ये स्ट्रेंथन एंड रिजुविनेट बॉडी टिश्यू एंड इम्प्रूव डाइजेशन। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, बॉडी को रिजुविनेट करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है विरेचन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए लर्नर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स कि किन किन चीजों से बॉडी में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। फर्स्ट इट इज एक्सीलेंट फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द गाउट। अगर किसी भी पेशेंट को गाउट हो रहा है, क्रॉनिक फीवर हो रहा है, स्किन डिजीजेज हो रही हैं, अनीमिया की प्रॉब्लम है, वार्म की प्रॉब्लम है, हेमाटोमेसिस की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि पेशेंट को अगर गाउट की प्रॉब्लम है तो उसका आप पेशेंट का यूरिक एसिड टेस्ट कराओगे तो यूरिक एसिड में वेरिएशंस आपको दिखेंगी। किसी पेशेंट को अगर बहुत पुराना फीवर है, अगर उसको टाइफाइड हो रहा है या डेंगू की प्रॉब्लम है और पेशेंट रिकवर हो गया फिर भी उसके बाद उसको पेन्स हो रही हैं, समटाइम यू कैन सी द पेशेंट इज हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ अ चिकनगुनिया, मल्टीपल जॉइंट्स पेन रहते हैं, बट आप जब उसकी हिस्ट्री लेते हो तो उसकी हिस्ट्री में मल्टीपल जॉइंट्स पेन, हिस्ट्री में आपको चिकनगुनिया के सिम्टम्स दिखते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री चिकनगुनिया और उसको मल्टीपल जॉइंट्स पेन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनीमिया में और वर्म्स में। और पेशेंट को
अगर आप मल्टीपल जॉइंट्स पेन में देते हैं, सो इन सब चीजों में पेशेंट को रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अनीमिक पेशेंट को वेरिएशन देने से पहले यू हैव टू चेक द ब्लड पैरामीटर्स, उसका एचबी लेवल क्या है, उसके वार्म, अगर किसी को वार्म्स की प्रॉब्लम है तो उसमें यू हैव टू चेक। हेडेक की प्रॉब्लम में हमें चेक करना है। नेक्स्ट इज द बर्निंग आईज। पेशेंट को अगर आईज में बर्निंग हो रही है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, एसाइटिस में, सो इन सब चीजों में यू कैन गिव द विरेचन थेरेपी आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज द डिसऑर्डर ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट। अगर पेशेंट को जॉइंट्स में या बोन में कोई भी डिसऑर्डर्स हुआ है, ये गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उस कंडीशन में देखिए, I will tell you the story case discussion. The patient is having 45 years उसका हो गया है, मेनोपॉज का। अगर हार्मोनल पे आपको काम करना है तब भी आपको पेशेंट को वेरिएशन ही प्लान करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में भी अगर रेगुलर अगर उसको वेरिएशन देते हो तो पेशेंट कैन बी रिकवर। तो इन शॉर्ट वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग वे। कैसे कैसे काम करता है, ये इलिमिनेट कर देता है हमारे जितने भी मॉर्बिड दोषास रहते हैं, जो भी दोषास हमारी बॉडी में इकट्ठे हुए हैं, जैसे स्पेशली पिस्ता एंड कैंड्री कफा, तो ये दोनों ही चीजों को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। ये एलिमिनेट करता है मेटाबॉलिक टॉक्सिक, जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिसिटी इकट्ठी है, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द अग्नि, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग को अग्नि को इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करता है हमारी मेंटल एबिलिटी, ब्रेन की एबिलिटी को, स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करेगा। इंप्रूव द फंक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं या मोटर ऑर्गन्स के ऊपर होना है, करेंगे of in part region पे we can see that treatment of the region, treatment कौन सा ट्रीटमेंट में देना है, सिम्टम ऑफ ऑप्टिकल एंड ऑयलिंग, ये टीजर होता है, उसके बाद सब सर्जन को फॉलो करता है। तो यू कैन सी इन द पीपीटी आपको नेक्स्ट स्नेहल स्वेदन ही है, वो लोग काम किया है 357 करना है। विरेचन जैसे आज आई एक्सप्लेन, आज आपने किसी पेशेंट का वीडियो कराना अर्ली और आपने मोशन कर दाढ़ी घृत दीजिए, यस्टिमधु घृत दीजिए, जीआईटी ट्रैक, ट्रैक में इंफेक्शन हो रहा है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सुस्नेहन के लिए दाढ़ी घृत, यस्टिमधु घृत। मैम आपकी आवाज साफ से नहीं आ रही है। हाँ जी, मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज आई है, I will check. 1 minute. The PPT is visual to Yes, ma'am. कि अगर किसी भी को आपने ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्नेहपान के लिए चूज करना है, तो दाढ़ी घृत जो है वो जीआईटी ट्रैक के लिए पेशेंट को चूज कर सकते हो। किसी पेशेंट को अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो घृत या महातिक्तादि घृतम को यूज कर सकते हो। जनरलाइज वीकनेस के लिए देना है पेशेंट को, त्रिफला घृत दीजिए। इनफर्टिलिटी के केसेस में हमने वो विरेचन कराना है तो फल घृत से स्नेहपान कराना है, उसके लिए आप विरेचन प्लान कर रहे हो तो गुगलू तिक्त घृतम से आप विरेचन प्लान करोगे। विरेचन के प्रोसीजर में प्री ट्रीटमेंट्स क्या रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वासादि गुटिका, वासादि गुटिका को आप यूज कर सकते हो पेशेंट को अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है या अपर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एपिस्टासिस हुआ है, हिमेटोटाइसिस हो गया हुआ है। सो अगर द प्री ट्रीटमेंट ऑफ द विरेचन में सबसे पहले पेशेंट को हमने स्नेहन दिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, स्वेदन किया, फिर उसके डाइजेस्टिव फायर को हमें चेक करना है, उसकी पावर को चेक करना है, कितना देर तक वो ऑयल को डाइजेस्ट कर सकता है। पेशेंट की ह्रस्वीं मात्रा से आप स्नेहपान स्टार्ट करिए और इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते चाहिए।
सो हम जो स्टार्ट करेंगे 30 ml से स्टार्ट करेंगे। 30 ml को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 3 घंटे पेशेंट को लगते हैं। आप 3, 5, 7 डेज तक पेशेंट के कोस्ट के अकॉर्डिंग, मृदु, मध्य एंड क्रूर कोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी डोसेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। सो स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट विद 30 ml, फिर 60, फिर 90 ml। और पेशेंट को जो सिम्टम आएंगे सम्यक स्निग्ध लक्षण, सम्यक टाइम पे जब उसको घी डाइजेस्ट होगा, नोजिया हो सकता है, स्टूल उसको ऑयली हो जाएगा और उसकी ऑयली और शाइनी हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर। नेक्स्ट, प्री ट्रीटमेंट ऑफ विरेचन। विरेचन को ट्रीटमेंट में प्रॉपर ऑयलेशन होनी चाहिए एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इसके बाद इंटरनली ऑयलेशन को हम स्टॉप करेंगे। पेशेंट को 3 दिन का हम ब्रेक देंगे। इस ब्रेक में आप 7 स्टेप ऑफ अभ्यंगम प्लान करो, बिठा के, लिटा के, लेटरल प्रोन पोजीशन, और ड्यूरिंग द पेशेंट शुड बी एग्जामिन्ड रेगुलरली। ठीक है, विरेचन में क्या क्या चेक करना है, जॉइंट के दे सकते हैं और इसके बाद स्टीम बाथ देंगे। अब मेन प्रोसीजर क्या होता है जब विरेचन ड्रग इज गिवन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। मैम Yes, आपका my voice is audible to you or not? नो मैम, इट इज ब्रेकिंग एंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, आपका वॉइस पूरा ब्रेकिंग आ रही है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। maybe the weather is not good today. Hello? Hello? Now you Yes, can ma'am. able to hear my voice? Yeah, ना अभी आपको मेरी Yes, आवाज ma'am. आ रही है? Okay, हाँ जी मैम, वो आ रही है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। सो जब भी आप पेशेंट को ना मेन उसकी आपने एग्जामिनेशन देखना है उसका द डे, जैसे आप यू कैन इमेजिन कि आज हमने किसी पेशेंट को विरेचन प्लान करना है। आप उस पेशेंट को स्निग्ध लक्षण आने के बाद अपने अभ्यंगम स्ट्रीम दे दिया, तो आज उस पेशेंट को आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बुलाओगे अपने क्लिनिक्स पे। उसके बाद आप उसको मेडिसिन जो दोगे, उसमें बहुत सारी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल आयुर्वेदा मेंशन की है। सो उसमें से आपको एक ही ड्रग चूज करना होता है। अगर पेशेंट का मृदु कोष्ठी है तो उसको दूध से भी विरेचन हो जाता है, तो उसमें हम अर्कवदादि कषायम का या अमलतास के गुद्दे को दूध के साथ मिक्स करके भी आप दे सकते हो। ये मृदु विरेचक की तरह काम करता है। और अगर किसी पेशेंट को ज्यादा मोदक को यूज किया जा सकता है। सिंपल त्रिफला पाउडर से भी विरेचनीय कार्य हो जाता है आपका, बट बिल्कुल माइल्ड विरेचन हो पाता है त्रिफला से। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग जो है इच्छा भेदी रस। सो ये इच्छा भेदी को जब भी देना है तो हमें ठंडे पानी से देना होता है और इसको स्टॉप किया जाता है गर्म पानी से। इच्छा भेदी जो है ये भेदक की तरह कार्य करती है, तीक्ष्ण विरेचनीय होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रेरोगेटिव्स में आता है। जो पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या जिनका बल बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, द पेशेंट इज हैविंग गुड सत्वा, उस कंडीशन में आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज अश्वकंचुकी रसा। अश्वकंचुकी रस में जयफाल पड़ा होता है 1 पार्ट, सो ये माइल्ड परगेटिव काम करता है। नेक्स्ट इज त्रिवृता एंड निशोथ। जो त्रिवृत और निशोथ जो मेन इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ये अभ्यादि मोदक के हैं। सो आप अभ्यादि मोदक भी प्लान कर सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट, जयपाल का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो परगेटिव कार्य करता है, तो जयपाल को भी दिया जा सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज द विरेचन मेडिसिन, कौन कौन सी आप किस तरह से देंगे। फर्स्ट, परगेटिव ड्रग्स जो है पेशेंट शुड बी लिव इन ए वार्म रूम। गर्म कमरे में उसको रखेंगे जहां पे हवा ना आती हो। उसको परगेटिव ड्रग्स हमें प्लान करने हैं। सबसे पहले गफा पीरियड्स इन द अर्ली मॉर्निंग,
जो कफ का काल होता है ना, वो बिफोर 9 o'clock, 8 to 9 o'clock कफ काल में ही हमें वमन भी करवाना होता है, और विरेचन का जो भी आप ड्रग प्लान करोगे वो कफ काल में ही पेशेंट को दोगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विरेचन मेडिसिन। अब आप विरेचन मेडिसिन किस तरह से दोगे? सो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस अलग अलग आचार्यस के मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले अपने अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock आप विरेचनीय द्रव्य दे सकते हो। कुछ आचार्य जो है वो प्रेफर करते हैं इन द आफ्टरनून एट द टाइम ऑफ 12 o'clock। आफ्टरनून में क्या है, मॉर्निंग में कफ काल रहता है, आफ्टरनून में पित्त का काल रहता है। तो इसमें वी हैव टू चेक कि कितने मोशंस पेशेंट को आ सकते हैं। सो यहाँ पे आचार्य ने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं अबाउट द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ द परगेशन ड्रग्स। समटाइम क्या है कि ये डिपेंड करता है ऑल ओवर द पेशेंट के कोस्ट के ऊपर। क्रूर कोष्ठी है तो बहुत कम मोशन होंगे, उसमें हमें स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव ही देना पड़ेगा। और मृदु कोष्ठी वाले को तो छोटा मतलब माइल्ड पर्गेटिव से भी बहुत सारे मोशंस हो सकते हैं। तो यू हैव टू चेक। जैसे इच्छा भेदी से कॉमन स्टडीज है कि 10 से 15 बार मोशन आता है, पेशेंट को 3 to 4 आवर्स 4-5 घंटे में हो जाता है। ठीक है। और मेन विरेचन भी आपका किसी भी पेशेंट को एडवाइस करते हो, और मॉर्निंग 7 o'clock आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया तो 9 o'clock तक उसको मोशन आना स्टार्ट होते हैं, और 2 o'clock तक पेशेंट फ्री हो जाता है। विद इन 4 to 5 आवर्स उसको 10-15 बार मोशन आ जाता है। और अगर किसी पेशेंट को 10 to 15 टाइम तक मोशन आता है, बार बार आपने रिपीटेडली गर्म पानी देना है उसको पीने को, उसके बाद ठंडा पानी से इसके मोशन को स्टॉप करना होता है। ठीक है। आप विरेचन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट शुड नॉट लाई डाउन। पेशेंट को लेटना नहीं है जब तक उसका प्रोसेस पूरा ना हो जाए, जब तक उसका विरेचन चल रहा है। ही ऑल्सो ही इज नॉट अलाउड टू ईट। कुछ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है जब तक उसका विरेचन का पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पोस्ट रेजिम आफ्टर विरेचन। विरेचन के बाद कौन कौन से रिजीम को फॉलो करना है, संसर्जन क्रम को कैसे फॉलो करना है, स्पेसिफिक डाइट एडवाइस कैसे करनी है, सिम्टम्स ऑफ द प्रॉपर विरेचन क्या है, सिम्टम ऑफ द लेस विरेचन और अति योग, अयोग, अहित योग, इन लक्षणास को चेक करना है। सबसे पहले आप पोस्ट थेरेपेटिकल रिजिम्स देखेंगे विरेचन की। टेक रेस्ट इन ए रूम। एक रूम में पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए जहां पे हवा ना आती हो। सब क्रम के लिए उसे 3, 5 और 7 डेज तक इम्प्रूव डाइजेशन पावर उसकी हो जाती है। अगर पंचकर्म किया है पेशेंट का, तो समसर्जन करने के बाद उसको हम बस्ती अगर प्लान करेंगे तो 9th डे पे हम बस्ती प्लान करेंगे। दैट इज अनुवासन एंड देन फॉलोड बाय द निरूपण। ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्ट थेरेपेटिक डाइटरी रेजिम। पोस्ट थेरेपेटिक डाइटरी रेजिम में क्या है, इन दिस डाइट फर्स्ट 3 टाइम गिव ऑयल लिक्विड, ओनली लिक्विड। पहले 3 टाइम हमें सिर्फ लिक्विड लिक्विड देना है। पार्ट ऑफ ग्रोअल जैसे राइस, वाटर, मूंग दाल दे दिया। जो उससे नेक्स्ट की पार्ट रहती है उसमें ग्रोअल देना है विद लिटिल सॉलिड पोर्शन। हमें हल्का सॉलिड पोर्शन मीन्स हल्का दाल चावल डाल के बाकी पानी की फॉर्म में उसे देना है। द नेक्स्ट 3 मील्स जो उसके आगे देखो, समसर्जन क्रम का चार्ट मैंने आपको शेयर किया था ऑलरेडी। उसी चार्ट को अपने वमन में फॉलो करना है, उसी चार्ट को अपने विरेचन में भी फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्ट थेरेपेटिक डाइटरी रेजिम। अब इसके बाद पेशेंट को आपने खिचड़ी ऑफ राइस या मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हो, बाजरा की खिचड़ी दे सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की खिचड़ी दे सकते हो। सो देन ग्रेजुअली स्टार्ट नॉर्मल डाइट के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट यू कैन सी द फीचर्स, क्या क्या देना है, क्या क्या करना है। इसमें हमने प्रोग्रेसिवली चेंजेस करने हैं। प्रोग्रेसिवली अप्रोच एंड शिफ्ट टू द लाइट टू द नॉर्मल मील, और फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड डाइट। सॉलिड लिक्विड से हमें सॉलिड डाइट की तरफ मूव करना है। So it's considered the digestive capacity of an individual. हर पेशेंट की अपनी अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। अगर पेशेंट को संसर्जन क्रम आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके साथ यू कैन एडवाइस फॉर द शमन औषधि। ठीक है। जब आप जिस दिन अपने विरेचन करना है उस दिन आपको शमन औषधि नहीं देनी है, बट संसर्जन क्रम के अकॉर्डिंग आप उसकी शमन औषधि स्टार्ट कर सकते हैं। अब
सिम्टम ऑफ द प्रॉपर परगेशन क्या है? फर्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ स्टूल, पेशेंट का स्टूल एक्सपेल होगा, पित्त और कफ एंड वात रिस्पेक्टिवली, क्लिनजिंग ऑफ माइन्यूट बॉडी एक्टिविटीज और चैनल, लाइटनिंग ऑफ द बॉडी हो जाएगा, इंक्रीज इन द डाइजेस्टिव पावर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्टम ऑफ द प्रॉपर परगेशन। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे सम्यक लक्षणार्थ में? फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूवमेंट इन द डिजीज कंडीशन, जो भी उसको डिजीज चाहिए है उसकी कंडीशन में पेशेंट की इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट, जो सिम्टम्स उसके आ रहे हैं और वो रिड्यूस हो जाएंगे, हेल्थ की कंप्लेंट्स जो बेसिकली कंप्लेंट्स है वो रिड्यूस होंगे। बट अगर आपकी डोज से सही सेट नहीं हुई और आपने कम क्वांटिटी में उसे दे दिया मेडिसिन, सो ये अयोग्य लक्षणास लेके आती हैं। अयोग्य लक्षणास में क्या होगा? पहले इनकम्प्लीट एलिमिनेशन ऑफ इम्प्योर दोषास, रिपीटेड अर्ज ऑफ एक्सक्रीशंस, अब इनकम्प्लीट दोषास एक्सपेल होंगे, डिक्लाइन इन द डाइजेस्टिव पावर, हैवीनेस आ जाएगा, ड्राउजीनेस रहेगी, इचिंग रहेगी, वॉमिटिंग रहेगी पेशेंट को, एंड इंक्रीजेस इन द हेल्थ कंप्लेंट्स। अब सिम्टम ऑफ द हैवी परगेशन क्या रहते हैं? अति योग क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एक्सेस थर्स्ट, पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट होगी, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो रिमूव हो जाएगी, टाइट हो जाएगी स्किन, हाइपोवोलामिक शॉक विद फास्ट एंड फीबल पल्स, हो सकता है पेशेंट का जो शॉक है, पेशेंट एकदम से पेशेंट शॉक में चला जाए, उसकी पल्स जो है वो कम हो जाए। वो उस कंडीशन में होता है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा उसने जो मेडिसिन ले ली और उसको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गई और आपने वाटर से मेंटेन नहीं किया। इन केस अगर पेशेंट को एक्सेसिव लूज मोशन हो जाता है, उस कंडीशन में उसकी स्किन जो है वो स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है और एक्सेसिव थर्स्ट आना शुरू हो जाता है पेशेंट को। पेशेंट कैन मूव टू द हाइपोवोलामिक शॉक में भी जा सकता है, उसकी पल्स भी स्लो हो सकती है और ब्लड प्रेशर भी उसका डाउन जा सकता है। पेशेंट को वीकनेस रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस रहेगी। नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ ए हैवी परगेशन, ज्यादा परगेशन हो जाए तो उसका क्या रहेगा? अति योग लक्षण। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को पूरे पेट में दर्द रहेगी, उसको एक्सक्रीशन ऑफ वाटरी स्टूल, बिल्कुल पानी की तरह मोशन आएगा, समटाइम ये ब्लड भी मिक्स होके स्टूल हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन रहेगी विद पेनिट्रेटिंग पेन इन द एनस,